नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम CGPSC मेंस में अच्छा उत्तर कैसे लिखें इस बात पे चर्चा करेंगे। मेरा नाम राजन तिवारी है। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊं, अच्छा उत्तर का महत्व क्या होता है। दो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट ए और बी। ए के पास ज्ञान ज़्यादा है बी से, लेकिन बी को पता है कि अच्छा उत्तर कैसे, बी को ये भी पता है कि एग्जामिनर से नंबर कैसे पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि बी का हमेशा ए से ज़्यादा नंबर आएगा, भले उसके पास ज्ञान कम है। और उसका कारण एक ही होता है कि बी को पता है कि अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए। आपके आसपास भी ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको देख के आपको लगता होगा कि ये ज्ञानी तो बहुत हैं भैया, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कारण वही है कि उनको ये नहीं पता कि उत्तर कैसे लिखा जाता है। ऐसे आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिनका मेंस हो भी नहीं पा रहा है लगातार, या कम नंबर आ रहे हैं। उनको भी ये समझना होगा कि उत्तर कैसे लिखें। उसका पहला पिलर जो है वो ये है कि आपको जो आपका चेकर है ना, एग्ज़ामिनर है, उनकी साइकोलॉजी को समझना है। देखिए, जो भी एग्ज़ामिनर है वो आपको नहीं जानता। पहली चीज़, आप कितने ज्ञानी हैं, आपने कितनी मेहनत की है, आपको क्या क्या पता है, उनको कुछ नहीं पता। उनको वही पता है जो आप कॉपी में लिखे हैं। दूसरा, जो एग्ज़ामिनर है उनके पास बहुत सारी कॉपी हैं, तो आपकी कॉपी रिलेटिव है। मतलब आपसे पहले अगर कोई बच्चा किसी सवाल में 6 पॉइंट लिख के आया है और आप उस सवाल में 4 पॉइंट लिखते हैं, तो एग्ज़ामिनर जो 6 पॉइंट लिख रहा है उसी को ज़्यादा नंबर देगा, तुलना में आपको कम मिलेगा। तीसरी चीज़ क्या है कि जो भी आपका एग्ज़ामिनर है, हो सकता है उनको मन ना हो आपकी कॉपी चेक करने का, या हो सकता है उनको लगे कि मेरी छुट्टी ख़राब कर रहे हैं। तो उनके दिमाग में एक वो नहीं रहता। जैसे आपको अपनी कॉपी मिलेगी तो आप बहुत ध्यान से चेक करेंगे, लेकिन जो एग्ज़ामिनर है उनके लिए वो एक काम है, वो एक ड्यूटी है। वो ड्यूटी करने आए हैं, मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करना है, जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म। मतलब सीधे से शब्दों में, एग्ज़ामिनर को आपसे कोई संवेदना नहीं है। वो उसी आधार पे नंबर देंगे जिस आधार पे जैसा आप लिखेंगे। और ये भी हो सकता है आपकी बहुत किस्मत ख़राब हो तो एग्ज़ामिनर को उस दिन चाय ना मिली हो, रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, और कोई दिमाग ख़राब हो, आपसे पहले वाली कॉपी ज़्यादा ख़राब हो, तो उसका भी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकल सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी ऐसी बनाना है कि एग्ज़ामिनर को पढ़ के लगे कि ये जो इतना झंझट हो रहा है ना, इतनी मेरे को परेशान कर रहे हैं, ये सब इसी बच्चे को खोजने के लिए हो रहा है। अब अपने आंसर हम कैसे वैसे लिखें उसकी चर्चा करते हैं। पहला जो गोल्डन रूल है वो ये है कि आपको सवाल को समझना है और उसका जवाब देना है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, क्या होता है कि हम क्या लिखते हैं जो हमको पता है। जैसे मान लीजिए कुछ भी आया, बोला कि अशोक की धार्मिक नीति को लिखिए। हमको पता रहता है अशोक का और कुछ, तो हम लिखने लगते हैं कि अशोक बहुत महान राजा था, कलिंग युद्ध के बाद उसका धर्म परिवर्तन हो गया, या और कुछ भी कि अशोक बिंदुसार का बेटा था, मौर्य साम्राज्य का था। भाई, आपसे सवाल पूछा है अशोक की धार्मिक नीति, तो जो सवाल पूछा है पहले तो हमको उसको समझना है। मतलब पहली चीज़ सवाल को समझना है, और दूसरी चीज़ जो पूछा है उसी का जवाब देना है, सीधा सीधा टू द पॉइंट। PSC में सबसे बड़ी वही चीज़ है, आपको जगह है, जो जगह है उसमें आपको लिखना है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जो चेक होता है ना, जो एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी चेक करते हैं, उनको एक मॉडल आंसर मिलता है। जो सवाल है उसके कुछ पॉइंट में आंसर मिलते हैं कि ये पॉइंट होने चाहिए आंसर में। अब एग्ज़ामिनर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या इधर उधर की बात कर रहे हैं, उनसे तो उनको मतलब है नहीं, क्योंकि उनको एक वैज्ञानिक तरीके से कॉपी, तो वो क्या करते हैं, आपकी कॉपी मॉडल आंसर से आपके आंसर को मिलाते हैं। अब आप शुरू में जो इधर उधर की बात लिखेंगे वो तो मॉडल आंसर में रहेगी नहीं। धार्मिक नीति मतलब धार्मिक नीति के पॉइंट होंगे कि धम्म किया, ये किया, सर्वधर्म संभाव किया। तो आपको जो पूछा है उसी का जवाब देना है। वही बात, लिखना वो है जो पूछा गया है, वो नहीं जो हम जानते हैं। पहला गोल्डन रूल। दूसरा, सभी डायमेंशन को कवर करना है। जैसे किसी के भी बारे में आया, जैसे आपसे पूछा कि कुछ भी, कि अकबर के बारे में लिखिए। अब हम क्या लिख सकते हैं अकबर के बारे में कि अकबर 1526 में बाबर आया था, अकबर 1556 का जो द्वितीय पानीपत का युद्ध था उससे भारत का सम्राट बना, उसके बाद अकबर तीर्थ यात्रा कर हटाया, ये कर हटाया, वो कर हटाया। एक सीधी सीधी बात लिख सकते हैं। दूसरा क्या है कि पॉइंट लिख सकते हैं, अकबर की राजनीतिक सफलता। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, राजनीतिक में यहाँ जीता। दूसरा, अकबर की आर्थिक नीति, वो जो टोडरमल से ये वो कराया। तीसरा, अकबर की धार्मिक नीति, जो धर्म चालू कराया अकबर। उसके बाद लिख सकते हैं अकबर की आप सामाजिक नीति लिख सकते हैं, जिसमें वो
तीर्थ यात्रा या बाकी चीज़ समाज के एकीकरण का प्रयास करता है। अकबर की और कोई भी नीति आप लिख सकते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग जो डायमेंशन है वो कवर हो रहे हैं ना यहाँ पे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से खोल के दिखाना है, ये नहीं कि एक ही चीज़ में आप बढ़े जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। और सबसे अगर आप मेरे से पूछेंगे महत्वपूर्ण चीज़ जो पीएससी के आंसर में होती है वो है कि आप पॉइंट वाइज लिखिए। देखिए बहुत लोग होते हैं जो पैराग्राफ में लिखते हैं, नंबर भी मिलता है, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं वही बोला एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या है कि उसको आप पका पकाया दे दीजिए आंसर, वो देखें उनके मॉडल आंसर में वो मैच हो, आपको नंबर दे दें। दूसरा क्या है कि पॉइंट वाइज में दिखता है कि हाँ भाई ये आपको पता है सब चीज़, इसीलिए पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। तो जो भी सवाल पूछा है आप कोशिश करिए, जैसे पूछा कि 57 की क्रांति के कारण क्या है, तो आप लिख दीजिए कि तात्कालिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, ऐसा करके पॉइंट पॉइंट लिख दीजिए, थोड़ा थोड़ा उसको समझा दीजिए। कोशिश करिए कि एक लाइन में एक ही पॉइंट हो। हर सवाल में जिसमें आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं उसमें पॉइंट वाइज लिखिए, जिस सवाल में पॉइंट वाइज नहीं लिख सकते उसमें फिर आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं। मतलब ये है कि जो आपसे कम बनता है उसको फिर पैरा में लिखिए, क्योंकि पॉइंट वाइज में जो नहीं बनता उसको लिखेंगे तो पकड़ में आ जाएंगे। अगली चीज़ कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसको पहले लिखना है, ये नहीं कि जो खराब पॉइंट है उसको ऊपर लिख दिए, तो फिर वो पढ़ के एक मनोवैज्ञानिक दिमाग खराब होता है कि यार पहले ही पॉइंट गंदा लिखा है या अच्छा नहीं लिखा है। तो जो सबसे मेन पॉइंट है वो पहला लिखिए, फिर घटते हुए क्रम में नीचे आते जाइए। अगली चीज़ जो है वो है हैंड राइटिंग। देखिए हैंड राइटिंग कोई नहीं सुधार सकता, लेकिन वही मैं बोला, इसीलिए मैं शुरू में ही साइकोलॉजी की बात की। आपके पास 2 कापियाँ हैं, एक में मैं लिखा हूँ राजन तिवारी, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है, एक में लिखा हूँ। अब आपके सामने कापी है, आपको कौन सा अच्छा लगेगा? आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो आपको ऐसी राइटिंग तो चाहिए ना कि कम से कम वो समझ में आए आपको। तो आप अपनी राइटिंग ऐसी बनाइए जो कम से कम समझ में आए, सुस्पष्ट रूप से दिखे। कुछ अक्षर जैसे रा मेरा ऐसे बन जाता है, तो मैं कोशिश करूं कि ऐसे बन जाए कम से कम, मतलब समझ में आए कम से कम, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हैंड राइटिंग बिल्कुल मत सुधारिए, लेकिन ऐसी बनाइए जो समझ में आए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पॉइंट वाइज में क्या होता है कि जनरली अपन अच्छा लिखते हैं, मतलब वो समझ में आता है। थोड़ा दूर दूर लिखिए, बिल्कुल पास पास अगर आप ऐसे ऐसे लिखेंगे तो भी दिक्कत है। थोड़ा दूर दूर लिखिए, थोड़ा जगह लेके लिखिए और सामने वाले को समझ में आए। क्योंकि अगर आप उसका बीपी बढ़ाएंगे ना, मतलब आप उनका बीपी बढ़ाएंगे ना अगर गंदी हैंड राइटिंग लिख के, तो फिर रिजल्ट में आपका बीपी बढ़ेगा। अगली चीज़ है पेन का महत्व। तो ये देखिए बहुत कम लोग इसकी चर्चा करते हैं। मैं ये बोलूँगा कि जब भी आपको मेंस लिखना है, इसी बार लिखना है, आप 3-4 पेन जो आपको लगती हैं, जैसे अलग अलग पेन आती हैं। कुछ लोग आप क्या बोलेंगे बटरफ्लो से लिखते हैं, कुछ लोग वो 2 रुपए वाली पेन से लिखते हैं, कुछ लोग वो राइटोमीटर से लिखते हैं, कुछ रेनाल्ड वाली जो नीली पेन है उससे लिखते हैं, कुछ मॉन्टेक्स मेगाटॉप से लिखते हैं। तो आप क्या करिए, सभी पेन को ले आइए, सभी से लिख लिख के देख लीजिए कि किस में आपकी स्पीड अच्छी आ रही और किस में आपकी राइटिंग अच्छी आ रही। जिसमें स्पीड एंड राइटिंग अच्छी है उस पेन को आप फाइनल कर लीजिए और उसी से फिर पूरे पेपर लिखिए। जिस पेन से फाइनल आप मेंस लिखने वाले हैं उसको बिल्कुल उसी दिन मत खोलिए, थोड़ा थोड़ा रिफिल ख़त्म करके रख लीजिए, मतलब 10% लिख लिख के रख लीजिए। मतलब वो जैसे तलवार रहती है ना युद्ध से पहले, हथियार तैयार करते हैं युद्ध से पहले, तो पेन आपका हथियार है भाई, तो हथियार तैयार करके रखो। और वो देख लीजिए, जैसे मैं क्या करता था, बटरफ्लो उस समय अच्छी चलती थी तो बटरफ्लो से लिखता था और उसमें ना ग्रिप में लगा लिया था उसकी मॉन्टेक्स मेगाटॉप की ग्रिप अच्छी लगती थी मेरे को। तो वैसा आपसे जो अच्छी लग रही ना, एक अभी और नई पेन आई है हाउजर की, वो भी अच्छी लगती है मेरे को। तो ऐसे ही आप देख लीजिए, पता करेंगे समझ में आ जाएगा जो भी पेन है, लेकिन लिख लिख के ट्राई कर लीजिए जिससे आप 3 घंटे लगातार लिखें, हाथ दर्द ना हो और अच्छी राइटिंग आए, स्पीड अच्छी आए। अगली चीज़ जो सबसे ज़रूरी है इस वीडियो की वो है कि आपको हर क्वेश्चन में आधा नंबर 1 नंबर 0.75 नंबर बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाएंगे हम? पहली चीज़ है मैप से। मैप मतलब जहाँ भी आपको स्कोप दिखे ना, छत्तीसगढ़ का बना दीजिए, भारत का बना दीजिए, बिल्कुल ऐसे आपसे बन जाना चाहिए। इसमें बन नहीं रहा है मेरे से, लेकिन इस टाइप का मैप ना तुरंत, मतलब हम लोग लिखते थे तो प्रैक्टिस कर लिए थे।
10 सेकंड में मैप बन जाता है छत्तीसगढ़ का। समझ में आ जाना चाहिए बस कि ये छत्तीसगढ़ का है। मैप बना दीजिए और उसमें मार्क कर दीजिए। कुछ भी सवाल आया है जो आपको लग रहा है खासकर ज्योग्राफी में, तुरंत मार्क कर दीजिए कि मैप में ये यहाँ पे है। तो चेकर को लगता है यार मैप बनाया दूसरा वाला नहीं बनाया, इसको आधा नंबर एक्स्ट्रा दे देता हूँ। दूसरी चीज़ है आप अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन का मतलब है कि जैसे आप लिख रहे हैं और आपको जो लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वही साइकोलॉजी की जो मैं बात किया ना, आपको किसी की कॉपी मिलेगी, आप एक एक लाइन तो नहीं पढ़ोगे ना यार। तो जो मेन शब्द है आप दिखा दो कि भैया इसको पढ़ लो, इस शब्द को पढ़ लो, इस शब्द को पढ़ लो, इसके आधार पे मेरे को नंबर दे दो। ब्लैक पेन का यूज़ आप अपने हिसाब से करिए, मतलब ब्लैक पेन तब करिए जब आपके पास आखिरी में 4-5 मिनट बच जाता है। क्योंकि क्या होता है ना जनरली कि कई लोग का आखिरी में सवाल ही छूट जाता है, तो वो फिर पेन बदलेंगे तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन जिनका टाइम बचता है वो थोड़ा सा ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं, जिनका नहीं बचता वो ब्लू पेन से ही करिए। अगला क्या है कि कोई भी नया पॉइंट जैसे लिखते हैं ना, जैसे आप लिखे आर्थिक कारण, तो बिल्कुल इसी के बगल से चालू मत करिए और यहाँ बिल्कुल उसी के नीचे मत लिखिए, फिर ये आर्थिक दिखता नहीं है। तो जैसे मान लीजिए आप आर्थिक कारण लिखे तो यहाँ से चालू करिए और अगली लाइन भी ना यहाँ ही से चालू करिए। तो ये जो है ना ये अलग से दिखेगा कि ये कारण लिखा है। जो बड़े सवाल हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगला है फ्लो चार्ट, कैसे कैसे कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको प्रकार बता रहा हूँ। एक तो होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जैसे आपको सतत विकास दिखाना है तो ये एक बना दिए विकास, ये बना दिए पर्यावरण, और ये जो बीच में है ये है सतत विकास। तो इससे चेक करने वाले को मज़ा आ जाता है कि कुछ तो नया बताया यार। तो ऐसे कर सकते हो आप। जैसे आप भारत में आपसे पूछा कि वो व्यवस्था बताओ, क्या बोलते हैं, शक्तियों का पृथक्करण, तो ऐसे 3 गोला बना दिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आपको बोला संसदीय व्यवस्था बताओ तो विधायिका, ये छोटी सी कार्यपालिका और ये न्यायपालिका। तो ये एक यूज़ कर सकते हैं। अगला है कारण प्रभाव। ऐसे बता सकते हैं कि मान लो ये गरीबी है, इसके कारण विकास कम होगा, तो ऐसे करके चित्र बना सकते हैं। एक होता है ऐसे सीधा गोला बनाना, एक होता है ऐसे ऐसे बादल बनाना, तो बादल और अच्छा लगता है। तो ऐसे कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो आप। अगला है जैसे आपको अंतर दिखाना है, किसी मान लीजिए पूंजीवाद और उदारवाद में अंतर है, तो जिन जिन आधारों पे अंतर है ना, ऐसे आप पहले ऊपर लिख लीजिए, फिर आधार लिख लीजिए। पहला विचार के आधार पे विचारधारा, ये पूंजीवाद अमेरिका की है, उदारवाद की जगह समाजवाद लिख देता हूँ, समाजवाद रूस की है। फिर इकोनॉमी के आधार पे पूंजीवाद में खुलापन है, समाजवाद में बंद है। तो ऐसे करके ये दूसरा आधार, ये तीसरा आधार, तो इससे ना आपका उत्तर और अच्छा हो जाता है। अगला है कारण, जैसे बताना है, बीच में लिख लिए 57 की क्रांति के कारण, ये सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐसे करके चारों तरफ लिख दिए। इनको भी ऐसे ऐसे बादल बना दिए अगर टाइम है तो। एक ये तरीका होता है। एक होता है फ़ायदा, तो इधर जीएसटी का फ़ायदा लिख दिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। ऐसा भी एक तरीका अच्छा होता है। एक होता है लाइफ साइकिल अप्रोच। इसका मतलब होता है जैसे आपसे बोला महिलाओं के जीवन के बारे में, महिलाओं की समस्या के बारे में लिखिए, ऐसे वाले में भी मैं बताया था। तो आप लिख सकते हैं कि इन्फेंट, जो बच्ची छोटी होती है 1 साल से कम, उससे पहले लिख सकते हैं गर्भावस्था में होती है तब भ्रूण हत्या होती है, इन्फेंट में अलग दिक्कत है, फिर बच्ची रहती तो अलग दिक्कत है, टीन एज जो होती है उसमें अलग दिक्कत होंगी, एडोलेसेंस में आती है तो उसमें अलग दिक्कत, फिर युवा होती है तो अलग दिक्कत, ओल्ड होती है तो अलग दिक्कत, एडल्ट के बाद प्रौढ़ होती है, फिर ओल्ड होती है। सभी की अपनी अपनी दिक्कतें बता दीजिए कि इसमें ये समस्या, इसमें ये समस्या। तो एक तरीका ये भी है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का विकास 50 में ये हुआ, 60 के दशक में ये हुआ, 70 के दशक में ये हुआ, 80 के दशक में ये हुआ, ऐसे अलग अलग बता सकते हैं ना। या फर्स्ट चरण ये था, सेकंड चरण ये था, थर्ड चरण ये था। तो ये सब अच्छे आपके तरीके हैं। किसी का सॉल्यूशन बताना है तो ऐसे करके एक चित्र बना सकते हो, अच्छे लगते हैं देखने में ये, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये सब अलग अलग तरीके हैं फ्लो चार्ट के। एक ये तरीका है, मान लो आर्थिक कारण में भी 3-4 कारण हैं। 57 की क्रांति आर्थिक कारण, आर्थिक में यहाँ कृषि लिखना है, यहाँ बुनकर लिखना है, यहाँ मान लो आपको उद्योग लिखना है। तो आर्थिक लिख के फिर सब कारण कर दिए, यहाँ फिर 4-5 कारण कर दिए। क्योंकि आपकी जो मेंस की कॉपी है ना वो चौड़ी होती है, मैं अपलोड कर दूंगा बोलेंगे तो। एक ये तरीका होता है, ये फ्लो चार्ट, ये बना दिए, ये बना दिए, ये बना दिए, तो इससे भी होता है अच्छा। और क्या क्या कर सकते हो, एक आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो कि ये 15% ये है, जैसे कृषि का इतना हिस्सा है, उद्योग का इतना हिस्सा है,
और सेवा का इतना हिस्सा है। एक तरीका ये भी होता है। तो ऐसे अलग अलग ना आप डायग्राम बना बना के अपनी बात को अच्छे से समझा सकते हो। क्रिएटिविटी, हाँ एक चीज़ और मैं समझाऊंगा। क्रिएटिविटी आपको ना 8 नंबर, 10 नंबर और 15 नंबर के सवाल में दिखाना है। मतलब वहाँ प्रस्तावना भी लिखना है, निष्कर्ष भी लिखना है। क्रिएटिविटी मतलब कि कोई चीज़ पूछा तो अपने तरफ से एक आध लाइन जो नहीं जोड़ देते कि 57 की क्रांति बहुत अच्छी थी, या गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक दीपक थे, ऐसा एक आध लाइन जोड़ना है। तो ये बड़े सवाल में ही आप जोड़ सकते हो। वो भी मैं सलाह दूंगा कि अगर थोड़ा कम बनता है तभी जोड़ो, नहीं तो जो पूछा है सीधा लिखो। शुरू में प्रस्तावना 1 लाइन की लिख दो, 1 लाइन का निष्कर्ष लिख दो, उससे आपका एक उत्तर कंप्लीट लगता है। एक और प्रैक्टिकल सुझाव दूंगा कि आपका जो 8, 10 और 15 नंबर के जो सवाल होते हैं वो अथवा में आते हैं। ऊपर मान लीजिए लिखा है 57 की क्रांति के कारण, और नीचे लिखा है 42 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो सवाल आप बना रहे हैं ना उसके आगे ऐसे राइट मार दो, क्योंकि फिर से सवाल तो लिखोगे नहीं, तो सीधा सीधा राइट मार दो, तो चेकर को पता लग जाएगा इसको बनाना है। अगली चीज़ है जगह भरना है। जैसे आपकी कापी इतनी बड़ी है, यहाँ आपको उत्तर लिखना है, ये 4 लाइन है, तो आपको कोशिश करना है कि पूरी लाइन भर जाए। अगर आपको लग रहा है आपको कम पता है तो कंटेंट थोड़ा पॉइंट ऐसे लिख दो, 1 2 3 4 आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, और ये तो ये पूरी जगह भर गई। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे चार्ट बना के ऐसे करके ये बना दो, यहाँ पे नक्शा बना दो, यहाँ पे कुछ फ्लो चार्ट बना दो। मतलब चेकर को ना पूरा खेल साइकोलॉजी का है मेरे दोस्त। अगर चेकर को ये लगा कि ये पूरा भर दिया है, सही लिखा है, तो आपको नंबर मिल जाएगा। सेम आंसर 2 लोग लिखते हैं, दोनों में से किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम लिखता है। एक और प्रैक्टिकल मैं टिप बोलूँगा कि हम लोग पहले क्या करते थे, शुरू में धीरे लिखते हैं, सबकी आदत रहती है। आखिरी में जैसे ही बोलते हैं 1 घंटा बचा है तो पेन फिर ऐसे ऐसे चलती, तेज 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 तेज। तो वो नहीं करना आपको ना। पहले मिनट से ये पता होना चाहिए कि मेरा टाइम कम पड़ेगा ही, और पहले मिनट से आपको बहुत तेज लिखना है। पहले मिनट से बिल्कुल अपना पेन दौड़ा देना है, तेज़ी से लिखना है। और इसकी प्रैक्टिस कहाँ करना है, टेस्ट सीरीज़ में। टेस्ट सीरीज़ में पहले मिनट से तेज़ लिखना चालू करिए, तो वहाँ भी वही होगा। अगली चीज़ और है कि आपको ना अपने में सुधार लगातार करना है। उसमें आपको क्या करना है, अपनी कॉपी देखना है। अगर आप पहले मेंस लिखे हैं, आप अगर टेस्ट सीरीज़ लिख रहे हैं, तो अपनी कॉपी देखिए कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरा नंबर कम हो रहा है। और अपनी कैसे सुधारेंगे, जो टॉपर्स की कॉपी है हर जगह ऐसे देखिए, यूपीएससी वालों का भी ऐसे देख सकते हैं। आपके टेस्ट सीरीज़ में जो कॉपी बाकी टॉपर्स की हैं उनकी देख सकते हैं। आजकल तो आरटीआई कॉपी अवेलेबल है टॉपर्स की, वो देख सकते हैं। और उससे ना देखिए, कोई टॉपर होगा जिसका पेपर 7 अच्छा होगा, किसी का 6 अच्छा होगा, किसी का 5 अच्छा होगा। जिसका जो अच्छा है उससे वो सीखिए। अगली चीज़ मैं ये बोलूँगा, आपके पेपर में 2 अंक के सवाल आते हैं, 4 के आते हैं, 8 के आते हैं, 10 के आते हैं और 15 के आते हैं। अब मैं थोड़ा वैज्ञानिक काम करके आपको देता हूँ। 200 अंक टोटल होते हैं, 180 मिनट आपके पास टोटल होता है। तो ऐसे अगर भाग देंगे तो आपको करीब 1.1 अंक के लिए 1 मिनट मिलता है। ठीक, मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि आपको 2 अंक के सवाल 1.8 मिनट में लिखना है, 4 अंक के सवाल 3.5 मिनट में लिखना है, 8 अंक के सवाल 7 मिनट में लिखना है, 10 के 9 मिनट में लिखना है, और 15 नंबर के सवाल 14 मिनट में लिखना है। तो ये आपका टारगेट रहना चाहिए। आपको घड़ी पहन के जाना है और इस टारगेट में लिखना है। कभी कभी क्या रहते हैं, हम भावनाओं में बह जाते हैं और समय ज़्यादा ले लेते हैं। तो समय हमको बिल्कुल ध्यान रखना है कि हाँ भाई, इस सवाल में इतना टाइम ही देना है। अगर कोई सवाल हमको याद नहीं आ रहा है, कुछ ज़्यादा सोचने लग रहे हैं, तो वो सवाल वहीं छोड़ दो, क्वेश्चन पेपर में टिक लगा दो और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ जाओ। एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि जो जो सवाल आप अटेंड कर देते जाओ, जैसे 1 2 3 4 है, जो आपसे होते जाए उसमें टिक मारते जाओ, जिससे हमको आखिरी में ये पता चलेगा कि ये छूटा है। कभी कभी क्या होता है, कुछ सवाल हमारे छूट जाते हैं। एक चीज़ और कि पहले भाग 1 अटेंड करें, भाग 1 जिसमें 2 नंबर के आते हैं, दूसरा भाग जिसमें 4 के आते हैं, कि 8 वाले अटेंड करें कि 15 के अटेंड करें। मैं आपको सलाह दूंगा कि देखिए, पहले तो 2 नंबर वाले कर लो, क्योंकि वो बिल्कुल पॉइंट लिखना रहता है और सबसे पहले वही चेक होते हैं। तो फटाफट जो उसके पॉइंट रहते हैं ना, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है और सीधा सीधा बोला कि कलचुरी कालीन सामाजिक व्यवस्था में ये क्या था, परिवार क्या था, आप 2 पॉइंट लिख दिए जल्दी जल्दी। आपसे पूछा कि हनुमान सिंह को फांसी कब हुई थी, आप सीधा सीधा डेट लिख दिए। तो जो सीधा सीधा फैक्चुअल 2 नंबर के हैं वो तुरंत शुरू में लिख दीजिए। उसके बाद जो बड़े सवाल है ना 15 नंबर वाले, उसको अटेंड करिए। उसके बाद फिर 10 में आइए,
फिर 8 में आइए और फिर 4 में आइए, और उसके बाद आखिरी में जो जो सवाल आपके छूट गए हैं ना उनको बनाइए। ये मतलब मैं आपको जनरल अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। आप टेस्ट सीरीज़ में सब चीज़ करके देखिए। पहले 2 वाले बना के देखिए, एक बार आप 2 से 15 की ओर जाइए, एक बार 15 से 2 की ओर जाइए, एक बार 8 शुरू में बनाइए, और जो आपके लिए सबसे सही वर्क कर रहा है उस चीज़ को आप करिए। अगली चीज़ मैं आपको ये बोलूँ कि आपको ना किसी भी सवाल में समय नहीं लगाना है। मान लीजिए दूसरे नंबर का सवाल है, वो कुछ पूछा है, वो आपसे नहीं बन रहा है, आप तुरंत छोड़िए, आगे बढ़ जाइए और क्वेश्चन पेपर में या पीछे रफ में लिख दीजिए कि इसका मेरे को ये एक पॉइंट याद आ रहा है, बाकी याद नहीं आ रहा है। तो उससे क्या होता है कि आपको फ़ायदा मिलेगा आगे चल के। ये जनरल स्ट्रेटजी थी जो आपको ध्यान रखना है और अपने उत्तर को अच्छे से लिखना है, क्योंकि देखिए सीधी सीधी कहानी, हर उत्तर में आपको अपना 100% देना है। 100% अगर आप अपना देंगे, पूरा जो जो आपसे बनता है ना पूरा झोंक दीजिए उस उत्तर में, और वो जब आप झोंक देंगे ना तो आराम से होता है मेंस। एक चीज़ और मैं बोलूँगा आखिरी में कि जो आप पढ़ रहे हैं ना, पढ़ना भी इसी हिसाब से करिए। आप ये सोचिए कि मेरे को फाइनल मेंस में लिखना है, पढ़ें वैसे जो लिखना है। मतलब वहाँ आप, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेस्ट दीजिए, वहाँ समय नहीं रहता सोचने का। आपको सवाल दिखा 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण, या भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के कारण, आपको तुरंत पॉइंट आना चाहिए दिमाग में कि क्रिप्स की असफलता, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, जो भी है ना, फट 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 दिमाग में आ गया तो आप लिख पाओगे। वहाँ सोचे तो आप फंसे। इसलिए जब आप अभी पढ़ भी रहे हैं ना तो तुरंत कोई भी टॉपिक रखिए और बार बार उसको रट डालिए, पढ़ डालिए बार बार कि ये कारण है, क्वेश्चन में आया तो मैं तुरंत लिखूँगा। जब आपको हर चीज़ याद रहेगी ना तो फिर समय ज़्यादा नहीं लगेगा। बाकी आगे और जो इसकी प्रैक्टिकल टिप्स हैं, एडवाइस हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा तो उससे और अच्छा लगता है। एक चीज़ और, आप लोगों को धन्यवाद कि 4000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी पहुंच गए यार, मज़ा आ गया। मतलब इससे ना उत्साह और बढ़ जाता है कि हाँ भाई और करना है। एक चीज़ और, मैं वो कम्युनिटी वाले पेज में डाला था कि विकास सर्वे हैं जो 2019 बैच के डिप्टी कलेक्टर हैं, उनका हम लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं। मित्र ही हैं मेरे, साथ में हम लोग पढ़े नवोदय में, साथ में तैयारी भी किए हैं। तो आपके लिए वो सर हैं, मेरे लिए तो भाई हैं। तो हम लोग उनसे ना अलग अलग चीज़ पूछेंगे और उनका जीवन, मतलब उनकी तैयारी प्रेरित करने वाली है। मैं लिखा भी था उसमें, पहले अटेम्प्ट में वो प्री भी नहीं हो पाया था, दूसरे में मेंस दिलाए, इंटरव्यू पहुँचे, सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे में इंटरव्यू दिलाए, सिलेक्शन नहीं हुआ, चौथे में जब सिलेक्शन हुआ ना, उस शाम को हम लोग आपस में बात कर रहे थे और वो बिल्कुल वो वाला था। बोला कि यार कौन सी वेब सीरीज़ डाउनलोड करूं भाई, नहीं होगा तो वो देखना है, और डिप्टी कलेक्टर बन गया भाई। तो आपको ना ये ध्यान रखना है कि सभी वैसे ही लोग रहते हैं, मतलब मेहनत कर कर के बढ़ने वाले लोग रहते हैं। आपको भी मेहनत करते रहना है। वो वाली जो लाइन है वो उसके लिए भी है और सभी के लिए है कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।